चलिए तो शुरू करते हैं आज की मीटिंग। लास्ट टाइम हमने ऑक्टेव के बारे में हमने चर्चा की थी 14 मीटिंग के अंदर, और 2 ऑक्टेव को डिटेल में देखा था। एक बर्थ ऑक्टेव और दूसरा डाइजेशन का जो है वो है ऑक्टेव। उसके अलावा भी मुझे एक दो ये ऑक्टेव के चार्ट मिले हैं। हालांकि 2-3 चार्ट तो हमने ये डिस्कोर्सिस 1 के अंदर भी 2 चार्ट बताए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट है, और लॉब 3 और लॉब 3 और लॉब 7 ये भी 2 चार्ट हमने देखे हैं। पर किसी ने मुझे और एक पुराने ऑक्टेव भेजे हैं, जो एक ऑक्टेव फॉर चक्रास एंड प्लैनेट्स है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके पेज के अंदर जो है, पेज नंबर 48 के ऊपर वो देखिए, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ और ये बता भी रहा हूँ कि इस तरह का ये है। अगर आप देख सकते हैं तो ये प्लैनेट का है। अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि जो पूरे हमारे जो 7-8 चक्र है वो, और उसके साथ में कौन सा प्लैनेट उसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताया है। तो जैसे कि 1 नंबर जो है हमारे डायग्राम के अंदर हम देखते हैं 1 नंबर, तो 1 नंबर के ऊपर मूलाधार है और उसका जो प्लैनेट है वो अर्थ है। दूसरा जो है वो स्वाधिष्ठान है 2 नंबर के ऊपर, और उसका प्लैनेट जो है वो वीनस है। तीसरा कुंडली और उसका प्लैनेट सैटर्न है। चौथा मणिपुर है, उसका प्लैनेट मार्स है। 5वां अनाहत है, उसका प्लैनेट मर्क्यूरी है। 6था विशुद्धि है और उसका प्लैनेट नेपच्यून है। 7वां आज्ञा चक्र है, उसका प्लैनेट प्लूटो है। और 8वां सहस्त्रार है, उसका यूरेनस है। और 9 नंबर जो सबसे ऊपर है वो बिंदु चक्र, और उसका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। तो इस तरह 9 चक्र और 9 प्लैनेट्स यहाँ उन्होंने बताए हैं। और उसको फिर ऑक्टेव पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो फिर जो किस तरह वो प्रोग्रेस में आता है, या फिर 3 और 6 के ऊपर कौन सा गैप पड़ता है, ये कोई डिटेल उन्होंने बताई नहीं है, या खाली पिक्चर ही बताया है। तो कम से कम ये भी कौन से चक्र के साथ कौन सा प्लैनेट है वो हमारे जान में ये इससे मिलता है। दूसरा एक प्रोसेस ऑफ कुकिंग अ मील ये भी बताया है, पर ये यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भाई 1 नंबर पर किचन रेडी फॉर वर्क, बाद में किचन एट वर्क, फिर रो फूड, फिर प्रिपेयरिंग द फूड, फिर कुकिंग द फूड। इस तरह उन्होंने एक बताया है दूसरा भी। और एक दूसरा इम्पोर्टेंट बताया है वो जो है वो ऑक्टेव ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेस। तो ये कोई व्यक्ति एक एक्सरसाइज की शुरुआत करता है, या कोई भी साधना की मानो के शुरुआत करता है, तो कैसे शुरुआत होती है और फिर कहाँ किस तरह तकता है, कौन सी उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ये इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए उपयोगी भी है। जैसे कि उन्होंने भाई आपका ये इसमें आप भी देखते रहिए तो आपको थोड़ा ख्याल आएगा, पता चलेगा कि उन्होंने जो 9 नंबर के ऊपर सार बताया है, और 1 नंबर के ऊपर रे, फिर 2 नंबर के ऊपर ग बताया है, फिर 3 नंबर के अंदर गैप है, 4 नंबर के ऊपर म, 5 के ऊपर प, 6 गैप है, 7 जो है वो ध है, और 8 नंबर है वो नी है, और फिर ऊपर सा। अब वो किस तरह कहते हैं कि भाई जैसे कि उन्होंने 1 नंबर जो है और 1 नंबर पर बिगिनिंग रिफाइनिंग इस तरह बताया। तो 1 नंबर से कोई व्यक्ति रिफाइनिंग चालू करता है,
ये उसका टाइटल उन्होंने दिया है एक्सपोजर टू वर्क ऑन वन सेल्फ। तो अपने ऊपर जो काम करते हैं, साधना करते हैं, उसका एक्सपोजर यहाँ बताया है। तो 1 नंबर पर से रिफाइनिंग चालू होती है, फिर 2 नंबर पर रिफाइनिंग इन एक्शन। तो रिफाइनिंग अभी एक्शन में है, मतलब साधना चालू है। फिर 3 नंबर के ऊपर जो है वो अभी रिफाइनिंग आगे नहीं बढ़ रही है, या रिफाइनिंग कंप्लीशन का भी बताया है। तो अभी कुछ और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जैसे कि 3 जो है हमने देखा ना कि ग के ऊपर, ग के बाद में एक गैप आ जाता है जहाँ रीजनरेट करनी पड़ती है एनर्जी को। तो यहाँ उन्होंने बताया है 3 नंबर पर कि एक्सपोजर टू करेक्टिव अ डिफरेंट एंटायरली न्यू एजेंसी या प्रोसेसेस। तो यहाँ एक करेक्टिव एक्सरसाइज को ऐड करने के लिए बोला है कि भाई रिफाइनिंग जो है, रिफाइनिंग का आपने काम कर लिया या रिफाइनिंग में भी अटक गए, तो फोर्स के लिए आपको ज़रूरी है कि अभी करेक्टिव आप एक्सरसाइज करो। तो ये जो है यहाँ से करेक्टिव एक्सरसाइज चालू करता है, फिर साधक आगे बढ़ता है। यहाँ 4 नंबर पर बिगिन करेक्टिव, तो यहाँ से करेक्टिव चालू होती है। 5 नंबर पर उसका चालू रहता है करेक्टिव इन एक्शन या कंप्लीशन। तो करेक्टिव का काम यहाँ हो गया है। अभी 6 नंबर पर जो गैप आ गया, आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ नई एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो यहाँ कहा 6 नंबर पर कि एक्सरसाइज एक्सपोजर टू अपग्रेडिंग अ डिफरेंट एंटायरली न्यू एजेंसी प्रोसेस। तो यहाँ अपग्रेडिंग एक्सरसाइज जो उन्होंने प्रिज्म की बताई है, प्रिज्म और दूसरी 5 कुल एक्सरसाइज, वहाँ 6 नंबर पर व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करनी है। तो 7 नंबर पर बिगिनिंग अपग्रेडिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ व्यक्ति 7 नंबर पर चालू करता है ध के ऊपर, 8 नंबर के ऊपर ख़त्म होता है, और 9 नंबर पर ऑक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अब जो पहला पार्ट है, जो 1, 2 और 3 तक का जो है रिफाइनिंग और करेक्टिव तक का, वो उन्होंने रिफाइनिंग का जो है वो उन्होंने रिलेटेड टू फिज़िकल बॉडी, तो फिज़िकल बॉडी के लिए रिफाइनिंग उन्होंने बताया है। फिर जो करेक्टिव है उसको उसमें बताया कि रिलेटेड टू इमोशनल बॉडी और मेमोरी। और तीसरा जो है वो अपग्रेडिंग अवेयरनेस का है, वो रिलेटेड टू मेंटल बॉडी। तो इस तरह ये जो है तीनों बॉडी के लिए उन्होंने ये एक्सरसाइजेस दी है, और इस तरह साधना में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों जो है ऑक्टेव बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आज मीटिंग 15 को पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन द लास्ट मीटिंग वी मियरली टच ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑक्टेव्स। तो लास्ट जो मीटिंग थी उसके अंदर जैसा हमने देखा है उस तरह ये बर्ड का एक्टिव और दूसरा ये जो डाइजेशन का एक्टिव, 2 ऑक्टेव उन्होंने बताया था। वो खाली एक थोड़ा आइडिया दिया था। अब ज़रा इस मीटिंग के अंदर थोड़ा और डिटेल में वो बताना चाहते हैं। द बर्थ ऑक्टेव एंड सेकंड द फूड ऑक्टेव। दिस 2 octaves are automatic and we neither try to know nor do we try to help, with the result that we are born as defective children and our health also suffers due to our ignorance of these octaves. तो ये जो दोनों ऑक्टेव जो है हमारे अंदर, तो ऑटोमेटिक हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह क्या चल रहा है, और ना कुछ प्रोसेस का पता है और ना कोई इसका पता है। वो अपने आप में जैसे चलता रहता है। और इसका परिणाम ये आता है कि हम बचपन से ही जैसे एक डिफेक्टिव चिल्ड्रन की तरह हम पैदा होते हैं। मीटिंग 15। तो बचपन से ही हम जैसे डिफेक्टिव चिल्ड्रन की तरह पैदा होते हैं, और पूरी ज़िंदगी हमें सफ़र करना पड़ता है, हमें इसके लिए दुख भुगतना पड़ता है। फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर एक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम हमें
फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, ये जो ऑक्टेव है हमारे लिए ज़रूरी, तो वो ऑक्टेव हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है। अब फूड ऑक्टेव तो मानो कि वो थोड़ा हमारे हाथ में है, पर बर्थ ऑक्टेव हमारे हाथ में नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो कंसीव होता है तो जो 9 महीने प्रेगनेंसी के है उस दौरान भी माँ बाप जो है, खास करके माँ, वो अगर कुछ ध्यान रखती हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि भाई प्रेगनेंसी में कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छे विचार करो, प्रार्थना करो, ये वगैरह कहा जाता है, तो उसकी असर बच्चे के ऊपर हो सकती है। तो कुछ शायद, अभी इतना श्योर तो नहीं कह सकते, फिर भी कुछ माँ बाप अगर कुछ प्रयत्न करते हैं, जो बच्चा जो पल रहा है पेट के अंदर, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई अच्छा परिणाम आए। और कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ है उतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी गलत हरकतें ना हो, झगड़ा ना हो। फिर टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हिंसात्मक दृश्य और बुरे प्रकार के दृश्य देखने का न मिले, इतनी थोड़ी केयर तो माँ ले सकती है। तो इतना तो ज़रूरी है। तो भी शायद बच्चे जो डिफेक्टिव बच्चा आता है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, फिज़िकल तो शायद ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा आता है, पर साइकोलॉजिकल कुछ डिफेक्ट जो हमारे अंदर आ जाती है, इतना तो अवॉइड कर सकते हैं। वी कंसिडर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज डिफेक्टिव। अब देखिए यहाँ हमें नॉर्मल समझते हैं। अब एक बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर भी कह देता है कि बच्चा नॉर्मल है, पर तावरिया जी के हिसाब से या योगिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो जो हम जन्म लेते हैं उस दौरान भी हम डिफेक्टिव ही है, क्योंकि जो अंदर शायद कुछ पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता हो उनकी नज़रिए से। इसीलिए कहते हैं वी कंसिडर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज डिफेक्टिव एज दे डू नॉट एन्जॉय इमोशंस, मेंटल एंड साइकिक हेल्थ एज दे शुड। तो ये डिफेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे चल के बच्चा जो बड़ा होता है, व्यक्ति बनता है, तो न तो वो इमोशंस को एंजॉय कर सकता है, न कोई मेंटल लेवल के ऊपर कुछ एन्जॉयमेंट होता है, न साइकिक उसकी हेल्थ है। तो इसीलिए इसी माने में ये डिफेक्टिव है। तो हम भी बड़े हो गए तो हम भी ये हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर भी ये जो शायद इतना डेवलपमेंट नहीं है कि भाई हम सब इमोशंस को एंजॉय कर सके, मेंटल लेवल पर हम खुश रहें, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, कोई हमें दिक्कत ना हो, ऐसा महसूस ना हो दिक्कत, या फिर जो साइकिक हेल्थ है हमारे अंदर चित्त के लेवल की, तो वो भी हमारी अच्छी हो। तो ये जो है वो हम महसूस करते हैं कि ये हमारे अंदर कमी है, और बचपन से ही शायद ये कमी है। तो इसीलिए उन्होंने हमें डिफेक्टिव चाइल्ड के रूप में बताया है। अब एक कोटेशन दिया गया है, इफ़ देयर बी क्रिएटिव फोर्स देयर मस्ट बी ऑल्सो ऑर्डर इन क्रिएशन और ऑल विल बी केओस। अब जो क्रिएटिव फोर्स है, जो सृजनात्मक शक्ति है, जो सर्जन सब कर रही है, जिसको हम चिट्टी भी कहते हैं, यूडीएम भी कहते हैं, उसके अंदर ऑर्डर, एक व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अगर जो सृजनात्मक शक्ति है, जो शक्ति से सब बन रहा है, उसके अंदर गड़बड़ होगी तो फिर जो क्रिएशन होगा तो वो भी गड़बड़ वाला होगा। तो क्रिएशन के अंदर एक ऑर्डर लाने के लिए क्रिएटिव फोर्स अपने आप में एक ऑर्डर में होना ज़रूरी है। अदरवाइज इन क्रिएशन और ऑल विल बी केओस। नहीं तो फिर केओस, एक अराजकता जो है, गड़बड़, एक फिर पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक प्रकार की गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए
ये क्रिएटिव फोर्स के अंदर ऑर्डर होना ज़रूरी है। ऑल एग्जिस्टेंस एट वॉट एवर लेवल सीक्स टू रिटर्न टू सोर्स, सीक्स टू रिटर्न टू सोर्स। रिटर्न टू सोर्स माने फिर से सिकुड़ जाना, या फिर शास्त्र की भाषा में कहें तो प्रलय की अवस्था। तो एग्जिस्टेंस जो है, जो ब्रह्मांड है, वो वैसे तो फैलता ही जाता है और पर एक पॉइंट के ऊपर वो फिर रिवर्स होना चालू हो जाता है, रिटर्न होना चालू हो जाए, रिटर्न टू सोर्स। मतलब जिस तरह आया था इसी तरह धीरे धीरे सिकुड़ते वो ख़त्म हो जाता है, और इसको ही शास्त्र के अंदर प्रलय कहा है। तो प्रलय तो बार बार आता रहता है, पर हमारा जो पीरियड है उसके अंदर हमें ये पता नहीं चलता है, क्योंकि पृथ्वी को हम देख रहे हैं कि भाई 40 लाख साल से या कितने समय से, इससे भी पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, कितने करोड़ साल से ये पृथ्वी है। तो तब से मतलब कोई प्रलय ऐसा हुआ नहीं होगा ऐसा हम मानते हैं। पर पृथ्वी के ऊपर भी छोटे छोटे प्रलय होते हैं। हम जानते हैं कि कितनी सिविलाइजेशन हमारे पहले भी हुई है और वो सब ख़त्म हो गई है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जहाँ दूसरी भी सिविलाइजेशन थी या दूसरी जो ह्यूमैनिटी है उसके अंदर जो कुछ डेवलपमेंट था, तो वहाँ भी बार बार इस तरह प्रलय होता है और साफ़ हो जाता है। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है तो हम थोड़ा गर्व महसूस करते हैं, और हमें तो लगते हैं कि भाई धीरे धीरे करके हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे, एक दिन सब ये परमात्मा का सब कुछ रहस्य जान लेंगे। पर हम जानते नहीं हैं कि हमारे आगे कितनी ये जो है इस तरह का सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो एक दिन हमारी सिविलाइजेशन चाहे कितनी प्रगति कर ले, चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, एक पॉइंट के ऊपर फिर ये रिटर्न टू सोर्स तो होना ही है। तो ये सब कुछ जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, और कुछ समय के बाद फिर से नया सर्जन। तो ये प्रकृति का खेल है, और ये इटर्नल है। ये खेल जो है वो इटर्नल है, जन्म जन्म से, ये अनंत जन्म से ये चला आ रहा है। ऐसा डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाता है, फिर से डेवलपमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडिविजुअल इवोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे प्रलय किस तरह का भी हो। पर जो व्यक्ति ने जो साधना की है या इवोल्यूशन किया है, वो इवोल्यूशन तो उसका रहता ही है। वो कहीं भी जीव के रूप में, आत्मा के रूप में रहता है, तो उसके साथ में उसका इवोल्यूशन तो रहता है। मानो कि पृथ्वी के ऊपर प्रलय आ गया तो, और सब जीव यहाँ के जो है, जो सजीव सृष्टि ख़त्म हो गई। पर जो हम जो एक जीव के रूप में और आत्मा के रूप में हैं, तो हम जानते हैं कि भाई ये भूलोक से हम तो निकल जाएंगे, भूवलोक में जाएंगे कुछ समय के लिए। और भूवलोक में जब तक फिर ये पृथ्वी के ऊपर जीवन शक्य नहीं है, तब तक भूवलोक में रहेंगे, या फिर भूवलोक में या भूलोक के अंदर भी कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ जन्म लेने की शक्यता हो। तो पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हम जन्म ले सकते हैं, और वहाँ हम फिर से जीवन चालू करके फिर से सेल्फ इवोल्यूशन जो है हमारा आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रकृति के अंदर ऐसे प्रलय आते रहते हैं, पर इंडिविजुअल जो प्रयत्न करते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो मिट नहीं जाते हैं। वो हमारा एक बैलेंस हमेशा रहता है। ये कुदरत का आयोजन है, और इसीलिए हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर बार बार हमें एक शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती होगी। तो ऐसा नहीं है। These are vital words. In both octaves there are generating forces, that is, in the birth octave as well as in the food octave, and hence there ought to be order. But at present, in the state humanity is, in both this octave humanity being self-evolving and self-developing, unlike animals, have both the octaves partially working correctly and are responsible for the malfunctioning of these octaves because we do not consciously correct and develop these octaves. अब जो दो ऑक्टेव जो बताए उन्होंने लास्ट टाइम, बर्ड्स का और जो फूड ऑक्टेव, वो उसके अंदर कहते हैं कि एक ऑर्डर तो होना ही चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आज की जो ह्यूमैनिटी है, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी आज के ज़माना में,
वो जो है उसके अंदर ये दोनों ऑक्टेव जो है वो ठीक रूप से चल नहीं रही है। तो हम तो सेल्फ इवॉल्विंग सेल्फ डेवलपिंग है, जीव है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है कि ये दोनों के अंदर हमारा जो ऑक्टेव जो है कंप्लीट जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और कुछ माल फंक्शंस हमारे अंदर अयोग्य प्रकार की कामगिरी आ जाती है। तो पार्शियली करेक्ट हमारे ये दोनों ऑक्टेव है, बाकी थोड़े गलत रूप में भी चल रहा है। तो पर प्राणियों के अंदर नहीं, जैसे कहा कि अनलाइक एनिमल्स, तो अनलाइक प्राणियों के अंदर सेल्फ इवॉल्विंग भी नहीं है और सेल्फ डेवलपिंग भी नहीं है। पर प्राणियों के अंदर एक चीज़ है कि उनके अंदर कम से कम ये जो फूड ऑक्टेव है वो एकदम नेचुरल है, मतलब कि हमारी तरह नहीं है। प्राणी के अंदर, प्राणी को जब भूख लगती है तभी वो खाते हैं, उसका फूड ऑक्टेव इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है। और दूसरा क्या है कि उसको जो एक है वो जो खाना खाता है, जो शाकाहारी प्राणी है तो वो शाकाहारी करेंगे, मांसाहारी प्राणी जो है वो मांसाहारी करेंगे। तो उन लोगों के अंदर तो एक प्रोग्राम फिक्स है उसके मुताबिक। अब मनुष्य जो है उसके अंदर लिबर्टी है, इसलिए कुछ भी खा लेता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो प्राणियों के अंदर जो है वो ये ऑक्टेव बहुत नेचुरल कोर्स में काम करते हैं। हमारे अंदर जो है वो खास करके फूड ऑक्टेव के अंदर हम बहुत लिबर्टी लेते हैं, क्योंकि जैसे कि भाई आज से 100 साल पहले जो हमारा खाना था वो एकदम लिमिटेड थे, उसके अंदर कितने प्रकार के खाना था, बहुत कम प्रकार के खाने थे। और आज देखो तो कितने प्रकार की हमारे पास रेसिपी है और रोज़ नई नई रेसिपी आ जाती है। तो पहले जो था वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू फूड का बनता था, आज जो है वो टेस्ट बेस्ड हो गया कि भाई क्या है, बर्गर पसंद आया, अब बर्गर में क्या है वो तो जानते नहीं है, वो कितना फ़ायदा कारक है नुकसान कारक है वो जानते नहीं है, पर क्योंकि टेस्ट में बर्गर बहुत बड़ा अच्छा है तो चलो भाई बर्गर खाओ। तो इस तरह की आज जो है वो हमारा जो एक फूड ऑक्टेव इसलिए भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारा टेस्ट बेस्ड हमारा खाना हो गया है, ये वो जो न्यूट्रिशन बेस्ड होना चाहिए। और दूसरा आगे तावरिया जी बताते हैं कि भाई उसके बाद फूड ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए उसका सही समय और सही मात्रा का खुराक ये दोनों भी इतने ही ज़रूरी है। इतना हो सकता है तो शायद हमारा फूड ऑक्टेव ठीक ठाक हो सकता है। In the animal world, both these octaves are more properly functioning than among the human being, because in the animal world there is no possibility of self-evolving, self-development and self-consciousness. It is therefore imperative that human beings know and work diligently and consciously. तो प्राणियों के अंदर एक तो उसको अंदर सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ कॉन्शियसनेस की तो संभावना है नहीं, उसके अंदर जो प्रोग्राम है भगवान ने उसी तरह उसको जीना है और मर जाना है, और मर गया फिर ख़त्म, उसके अंदर कोई आगे कुछ उसका कुछ बचता नहीं है। मर जाने के बाद शरीर ख़त्म हो जाता है और पंच तत्व जो है वो पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है, उसके अंदर कोई ऐसा कोई तत्व बचता नहीं है कि जो वो आगे यात्रा कर सके। जैसे हमारे अंदर आत्म तत्व है या जीव है वो आगे जाता है, वो यात्रा करता है, पर प्राणियों के अंदर न जीव है न आत्म तत्व है, इसीलिए वो आगे उनका कोई सेल्फ डेवलपमेंट जैसा होता नहीं है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारी तरह उसके अंदर होती नहीं है। इसीलिए माने में भी उनके जो ये दो ऑक्टेव्स है वो प्रॉपर है, पर हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी बताई है कि भाई हमारे अंदर ये डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो तो है ही, पर उसके साथ में जो मनुष्य को भगवान ने एक विशेष चीज़ दी है प्राणी के उपरांत, तो वो है बुद्धि। और ये बुद्धि ऐसी चीज़ है जिसका वो दुरुपयोग करके जो है वो नॉर्मल चीज़ को भी बिगाड़ देता है। इन द पास्ट सम ह्यूमन बीइंग्स by more prayer or bhakti or japa have been able to achieve and receive help and needed guidance, but as the race as a whole progressed, more and more such possibility has been less and less, and now
will not be possible at all। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ करते हैं कि भाई जो पुराने ज़माने के लोग थे वो लोग प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे, जप वगैरह करते थे और वो उसका उनको परिणाम भी मिलता था, जिसको आज हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इस तरह का वो जो करते थे उनको मदद मिलती थी, गाइडेंस मिलता था। पर आज के ज़माने में क्या है कि एक जो हमारी जो ह्यूमन रेस है उसका थोड़ा प्रोग्रेस इस तरह का हुआ है कि अभी ये जो पॉसिबिलिटी जो थी पहले इस तरह का कम्युनिकेशन करके गाइडेंस प्राप्त करने की, वो अभी ख़त्म हो गई। अब ये कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इसमें लगेगा कि भाई अगर प्रोग्रेस हुआ है ह्यूमैनिटी का तो फिर ये ख़त्म कैसे हो गया। देखो ये एक समझने की बात है कि पहले के ज़माने के लोग जो थे एकदम सरल लोग थे, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, कोई गड़बड़ नहीं थी। आज के ज़माने के अंदर क्या है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ी स्वार्थी होती जाती है, फिर वो कनिंग होती जाती है, वो अपना ही सोचती है। और यहाँ तक कि जो पहले जो जॉइंट फैमिली थे, सब एक साथ में रहते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, आज वो सब निकल गया। एक दूसरे को मदद, यहाँ तक कि फैमिली में भी एक दूसरे को मदद करने की भावना एकदम कम हो गई है। तो इसका कारण ये है कि जो अंदर एक जटिलता आ गया, एक कॉम्प्लेक्स आ गया, इसके कारण अब वो कुदरत के संपर्क में नहीं रहा, तो वो कुछ गाइडेंस या हेल्प जो है कुदरत से अभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसका कारण कहते हैं कि होल प्रोग्रेस। अब होल प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि प्रकृति जो धीरे धीरे करके इवॉल्व होती जाती है, तो उसके साथ में मनुष्य का ब्रेन जो है वो भी इवॉल्व होता है। तो क्योंकि आज ब्रेन इवॉल्व हो गया है और ब्रेन इवॉल्व हुआ है, इसलिए जो इमोशनल लेवल पर जो हमारा एक जो अच्छा ये था वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आज साइंस ने इतनी तरक्की की क्यों की, किस तरह की? क्योंकि प्रकृति के सहारे उसका ब्रेन इवॉल्व हो गया है। अब देखो कि पहले के ज़माने में जो साइंटिस्ट का जो रिसर्च करते थे वो कितना कम था। अब 18-19वीं सदी के अंदर तो बहुत कम रिसर्च होता था। बाद में फिर 19वीं सदी के अंदर और 20th सेंचुरी जब आए, उसके अंदर जो है ये रिसर्च एकदम बढ़ने लगा। और 21st सेंचुरी में तो हम देखते हैं कि रोज़ाना नया नया कुछ आता है, हर चीज़ के अंदर इतना डेवलपमेंट है, इतनी नई चीज़ आते हैं। आज आपने मोबाइल ख़रीदा, 6 महीने के अंदर वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाएगा। आज आपने कार खरीदी, 2 साल के अंदर वो कार आउटडेटेड हो जाएगी। तो क्योंकि नया नया कुछ संशोधन होता रहता है, नई नई चीज़ें आते रहती है। तो ये जो है वो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ब्रेन का प्रोग्रेस है। और वो ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कोई अपने बलबूते के ऊपर इस तरह का किया है। ये प्रकृति जो इवॉल्व हुई है उसके कारण उसको एक ऐसा बेनिफिट मिल गया। आज बच्चे भी जो है, पहले के बच्चे थे उससे ज़्यादा आज के बच्चे इंटेलिजेंट है ज़्यादा। पहले के बच्चों को जो अगले स्टैंडर्ड में सीखना मिलता था, वो आज के बच्चों को जो शुरुआत के स्टैंडर्ड है उसमें वो सब सीखना पड़ता है। और वो सीख भी लेते हैं क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट आज इतना हो गया है। तो ये जो एक चीज़ है वो है, पर इससे हमने ये प्रोग्रेस तो किया ब्रेन का, पर हमने जो कीमती चीज़ थी, जो हमारे अंदर जो एक बीइंग के अंदर ऐसी चीज़ थी कि जो हम प्रार्थना वगैरह करते थे और गाइडेंस प्राप्त कर सकते थे, वो अभी सब लगभग ऑलमोस्ट बंद हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। दिस में सीम बट नॉट ए retrograde action, but this is to induce self evolving process be consciously develop। अब क्या है कि apparently तो ये अधपतन जैसा लगता है कि भाई पहले जो था वो अभी नहीं है, पर वो कहते हैं कि ये अधपतन तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति का जो सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस जो है यहाँ जो चल रही है, वो सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस के कारण इस तरह का, इसीलिए हम ऐसा तो इसको नहीं कह सकते कि भाई ये रिट्रोग्रेटेड है,
क्योंकि ये अधपतन इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रकार का प्रकृति के अंदर प्रोग्रेस है और व्यक्ति के अंदर भी वो प्रकार का प्रोग्रेस जो है बौद्धिक स्तर के ऊपर प्रोग्रेस आ गया है। हालांकि कंप्लीट प्रोग्रेस या एज ए होल वो प्रोग्रेस अभी भी बाकी है। इन द लास्ट मीटिंग ऑन पेज 5 we noted A, B and C. Please keep always before you pass notes, diagrams and charts. These A, B, C are all done incorrectly. अब A, B, C क्या है? तो हमने देखा था पेज नंबर 46 के ऊपर जो है A के अंदर क्या है? An ordinary human being eats and drinks for survival. तो ये जैसे 3 प्रकार के फूड हमने देखे थे न, तो पहला फूड था वो जो हम खाना खाते हैं और जो पानी वगैरह पीते हैं वो। दूसरा जो है ही और शी ब्रीड्स फॉर सर्वाइवल, ऑल्सो टेक्स इन प्राण। तो जो श्वास लेते हैं या प्राण अंदर आता है वो एक दूसरा फूड है हमारे, जिसको एयर फूड भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है ही और सी रिसीव्स इनकमिंग इम्पल्सिस, रेफर डायग्राम ए टू डायग्राम 1, 2, 3 ABC। तो इनकमिंग इम्पल्स जो है वो तीसरा इनकमिंग इम्पल्स का भी को भी फूड कहा गया है, तो ये तीसरा फूड है। और ये 3 फूड है, इसीलिए इसके तीनों के ऑक्टेव भी बन सकते हैं। और यहाँ आगे कुछ इसकी ये बात करना चाहते हैं। Let us begin with A. We eat and drink. The process begins with the intake of food through the mouth of solid and liquid mixed with saliva. It passes through the esophagus into the stomach. अब ये यहाँ फूड ऑक्टेव जो बताते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं कि पहले क्या करते हैं हम कि भाई खाने का एक निवाला लेते हैं और मुंह में रखते हैं, फिर चबाना चालू करते हैं। जैसे जैसे चबाते हैं तो सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता जाता है, फिर वो जैसा लिक्विड जैसा हो जाता है तो हम गले के नीचे उसको निगलते हैं और वो अन्न नली द्वारा स्टमक के अंदर जठर तक वो पहुंचता है। There the chemicals of the body act on the food and it then passes through the sphincter or wall of the stomach to the small intestines and is further acted upon by the chemicals of the body. अब आगे प्रोसेस क्या होती है कि स्टमक के अंदर कुछ जो है एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो है केमिकल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर से स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर जो हमने जो खाया है, जो निवाला जो अंदर गया स्टमक के अंदर, उसके ऊपर काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह उसको पचाने का काम करता है। और फिर वो वहाँ थोड़ा पचता है, उसके बाद में वहाँ नीचे एक वाल होता है जिसको पाइलोरिक वाल बोलते हैं। 2 वाल होते हैं, एक स्टमक के ऊपर के भाग में होता है उसको कार्डियक वाल कहते हैं, और दूसरा जो नीचे के हिस्से में होता है उसको पाइलोरिक वाल कहते हैं। और पाइलोरिक वाल जो है वो खुलता है ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी छोटी आंत है, उसके अंदर फिर वो खाना जो हजम हुआ खाना आगे बढ़ता है। और वहाँ भी फिर दूसरे प्रकार के केमिकल्स एंजाइम्स वगैरह वहाँ रिलीज़ होते हैं और वहाँ भी खाना पचता है। Here further digestive process continue the bile and the pancreatic juices and this passes on to the large intestine through the cecum or the wall. अब यहाँ से जो है छोटी आंत के अंदर इस तरह के कुछ पैनक्रिएटिक जूस, लीवर के जूस वगैरह वहाँ उसको मिलते हैं और उसके बाद में वो वहाँ डाइजेस्ट होने के बाद में उसका वाल खुलता है और वो फिर आगे की और जो कचरा मतलब कि जो अभी खास कुछ है नहीं ऐसा जो है वो बड़ी आंत के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। पर उसके पहले क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके दीवारों के साइड में जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, कैपिलरीज मतलब कि खून की नलियाँ होती है, एकदम सूक्ष्म नलियाँ होती है,
वो आंत के साथ, छोटी आंत के साथ जुड़ी होती है। तो जो खाना एकदम पच गया है, अब वो कैपिलरीज द्वारा खून के अंदर चला जाता है। खून जो है उसको खींच लेता है वो खाने को, और बाकी के जो कचरा जैसा है वो फिर आगे बढ़ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और फिर in the walls of both the intestines are embedded capillaries and veins of the circulatory system। तो ये दोनों के अंदर, दोनों आंत के अंदर ये छोटी छोटी कैपिलरीज होते हैं। पहले जो खाना जो है, जो खास पचा हुआ, वो इसके अंदर छोटी आंत से एब्सॉर्ब हो जाता है, और पानी वगैरह का जो हिस्सा है जो बाकी आगे जाता है, वो भी फिर आगे वो कैपिलरीज के अंदर वो भी खींच लिया जाता है। सर्कुलरी सिस्टम थ्रू विच प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिस्टम। तो इस तरह ब्लड सिस्टम के अंदर जो खाना हजम हुआ है वो चला गया। अब आगे क्या होता है? द पोर्टल वेन ब्रिंग्स दिस ब्लड टुगेदर विथ इट्स कंटेंट इनटू लीवर। अब ये जो है वो ब्लड के अंदर खाना चला गया, अब वो खाना जो है वो लीवर के अंदर जाता है। There it meets the pulmonary blood oxygen rich from the heart and thus gives the needed regeneration force to properly digested material entering the liver for distribution। अब लीवर के अंदर वो जाता है, तो वहाँ दूसरी ओर से जो प्योर ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस तरह का ब्लड भी लीवर के अंदर आता है। तो एक और से लीवर के अंदर ये जो फूड के वाला ब्लड आया, दूसरी ओर से ये ऑक्सीजन वाला, रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, और वहाँ वो जो है वो एक रीजनरेशन की वहाँ एक प्रोसेस बनती है। मतलब कि जो टीन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ना कि टीन के ऊपर एक गैप है और वहाँ रीजनरेशन के, तो यहाँ ये एक पहला शॉक है या पहला गैप है, ये यहाँ अगारी कंप्लीट होता है, और फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर लीवर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लीवर से फिर आगे ब्लड में जाके ब्लड हर कोश को ये फूड जो है वो देता है, और हर कोश जो है, हर सेल है जो है वो फिर उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। दिस मटेरियल, सम ऑफ इट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इज एक्कम्पनीड बाय द एनर्जी ऑफ हीट। अब ये जो खाना पचा है, जो ब्लड के अंदर है, वो कैसा है? थोड़ा सॉलिड भी है, उसके अंदर थोड़ा लिक्विड भी है, थोड़ा गैसियस फॉर्म के अंदर भी है, वायु भी उसके अंदर है, और उनको फिर जो हीट मिलती है, तो वो हीट के कारण जो है वो फूड जो है वो ठीक रहता है, और वो फिर सेल तक सब चीज़ पहुंचती है। दिस पासिस ऑन टू कंप्लीट द ऑक्टेव एंड क्रिएट द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल procreative energies, but it is not breathing create any of the vital energies, because eating, sleeping, breathing, thinking are all done incorrectly। That is, all the types of food the body intake, तो physical food, air food या incoming impulse का food, वो तीनों, and in even sleep are done incorrectly। Refer volume 1। वॉल्यूम 1 मतलब इनर डिसिप्लिन, क्योंकि इनर डिसिप्लिन के अंदर ये तीनों फूड के बारे में अच्छी तरह बताया है। तो क्या कहते हैं कि जो खाना जो अभी वो जो डाइजेस्ट हो गया, हजम हो गया, और यहाँ एक प्रकार का समझो कि ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, और उससे क्या होता है कि फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी हमारे अंदर कुछ बनती है। पर तावरिया जी ने आगे बताया था कि ये एनर्जी सब, और सेक्स एनर्जी भी, सब एनर्जी क्रूड फॉर्म के अंदर बनती है, वो जो रिफाइन एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं बनती है। तो एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी है हमें ऊर्जा, या फिज़िकल लेवल की हो, इमोशनल लेवल की हो या इंटेलेक्चुअल लेवल की हो, इतनी ऊर्जा
ये जो खाना हमने खाया उससे बन जाती है, पर आगे का जो है वो आगे की कुछ चीज़ इसके अंदर नहीं बनती है, क्योंकि ये कोई भी ऑक्टेव जो है वो उस माने में कंप्लीट नहीं है या उस माने में परफेक्ट नहीं है। प्रोसेस के रूप में ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, पर वो उसका मतलब ये नहीं कि यह परफेक्ट ऑक्टेव है। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रीदिंग जो यहाँ उसके अंदर जो ऑक्सीजन वाला जो लीवर के अंदर, लीवर के पास जो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके अंदर ये क्योंकि ब्रीदिंग के कारण, ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग के कारण ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गया और वो ब्लड लीवर के अंदर गया। तो ब्रीदिंग का यहाँ ये रोल तो है, पर वो कोई डायरेक्ट कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग, थिंकिंग, वो हमारा इनकरेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो फूड है वो जो ये जो फूड जो है फिज़िकल फूड, वो तीनों प्रकार की ऊर्जा तो बनाता है, फिज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, पर ब्रीदिंग से कुछ नहीं बनता है। फूड हैज़ टू पास बियॉन्ड द गैसियस स्टेट फॉर विच फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इंटेक इज एसेंशियल फॉर फंक्शंस बियॉन्ड द मस्क्यूलर एंड फॉर विच द जनरेटिव पुश of air and that of incoming impulse is necessary। अब कहते हैं कि भाई जो फूड का जो गैसियस स्टेट है, फूड के अंदर हमने देखा कि भाई सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है। तो उसके अंदर जो गैसियस स्टेट है, मतलब वायुकारक जो उसकी अवस्था है, उसको आगे रूपांतरण करने के लिए तथा जो उसकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको आगे ले जाके वो मस्कुलर से फिर न्यूरल एक्टिविटी भी बननी चाहिए, ब्रेन की एक्टिविटी भी बननी चाहिए। वो सब के लिए एयर की और इनकमिंग इम्पल्स की के पुश की ज़रूरत होती है। पर ये यहाँ इतना अच्छी तरह ये एयर का या इनकमिंग इम्पल्स का पुश नहीं मिलता है। वो बात फिर आगे हम देखेंगे, यहाँ आगे करते हैं। ब्रीदिंग which regenerates the blood in the lung, makes oxygen reaches liver and helps in completing the food octave, but the poor incorrect octave of incoming impulse do not push the octave of air। अब एक ऑक्टेव जो है वो जो सुपीरियर ऑक्टेव है उसका पुश मिलता है तो नीचे वाला ऑक्टेव आगे बढ़ता है। जैसे कि ये जो फूड ऑक्टेव है उसको कंप्लीट होने के लिए एयर वो ऑक्टेव का पुश मिलना ज़रूरी है। अब एयर ऑक्टेव जब चालू होता है तो उसको कंप्लीट होने के लिए इनकमिंग इम्पल्स का जो ऑक्टेव है उसका पुश मिलना ज़रूरी है। पर यहाँ क्या होता है कि एयर ऑक्टेव का तो थोड़ा पुश मिल जाता है, क्योंकि जो जैसा हमने अभी देखा कि भाई श्वास में हम जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं और वो हमारा लंग के अंदर जाता है, लंग से वो ब्लड के अंदर जाता है, और वो जो ब्लड ऑक्सीजन वाला बन गया वही लीवर में जाके फिर फूड को पचाने की प्रोसेस करता है, उसको हेल्प करता है। तो यहाँ इस तरह एक ऑक्टेव यहाँ कंप्लीट तो बनता है, हम कह सकते कि भाई एक ऑक्टेव कंप्लीट बना, पर वो जो ऑक्टेव जो है वो कहते हैं कि पुअर इनकरेक्ट ऑक्टेव ऑफ इनकमिंग इम्पल्स। अब वो जो ऊपर वाला जो ऑक्टेव का जो पुश मिलना चाहिए वो ठीक रूप से नहीं मिलता है, इसीलिए इस माने में यहाँ खाना तो हजम हो जाता है, एनर्जी भी मिल जाती है, पर उसके उपरांत जो कुछ होना चाहिए वो आगे कुछ घटित नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एयर ऑक्टेव या इनकमिंग इम्पल्स का ऑक्टेव का भी मिलना। अब एयर ऑक्टेव यहाँ से चालू हो जाता है, जो श्वास हम अंदर लेते हैं वहाँ से उसका सा चालू हो जाता है इन एयर ऑक्टेव का, और एयर ऑक्टेव भी फिर आगे बढ़ता है। तो पर यहाँ उन्होंने एयर ऑक्टेव की यहाँ आगे बात नहीं की है, और इनकमिंग इम्पल्स की तो उन्होंने कहीं इसके ऑक्टेव की बात नहीं की है, और की हो तो पता नहीं है, पर दिखाई नहीं देता है। Our so-called human thinking is merely automatic reflex action. It is only a sensory response of all our thought processes are merely neurological activity
which creates experience। अब हमारे जो थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, वो थिंकिंग जैसा हकीकत में कुछ नहीं है। 5 इंद्रियों द्वारा हमें जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, या स्पर्श से या गंध से, ये सब जो चीज़ जो हमें जो 5 विषय है, उससे हमें जो कुछ संवेदना मिलती है, और संवेदना ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन जो है वो एक ऑर्डर दे देता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन एक हो जाता है, उसको हम थिंकिंग कहते हैं। जैसे आँख से कुछ देखा और तुरंत अंदर एक विचार आ गया, वो एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है, हमने विचार किया नहीं है, वो आ गया। जैसे कि एक गाड़ी आती है तो हम साइड पर चले जाते हैं, तो एकदम रिफ्लेक्सेशन वहाँ काम करता है। पर मेंटल लेवल पर भी इस तरह रिफ्लेक्सेशन, किसी ने कुछ कहा, कानों के ऊपर किसी के बुरे शब्द पड़े, तो तुरंत ही हमारे अंदर जो है वो एक गाली वाले शब्द निकल जाएंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में। यहाँ थिंकिंग जैसा कुछ है नहीं, जिसको हम सो कॉल्ड थिंकिंग कहते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन ही काम कर रहे हैं, जो 5 इंद्रिय द्वारा हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, उसका ही हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, जिसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है। इट डज नॉट हेल्प द इनकमिंग इम्पल्सिस इन पुशिंग द एयर ऑक्टेव, दैट इज ब्रीदिंग ऑक्टेव फर्दर, नॉर डज इट बाय इटसेल्फ मेक एनी प्रोग्रेस। तो ये क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स आता है और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर चला जाता है, तो उसके के लिए वो एयर ऑक्टेव जो चालू होता है, उसको जो पुश देने की ज़रूरत है 3 पर 6 पर रीजनरेटिंग एनर्जी की, वो वहाँ कुछ उससे नहीं मिलता है, और इसीलिए वहाँ कोई इसका प्रोग्रेस, ऑक्टेव का प्रोग्रेस, ब्रीदिंग ऑक्टेव का प्रोग्रेस नहीं होता है। फॉर ऑल दिस रीजन्स वी कंसिडर द ह्यूमन बॉडी एज नॉट येट होल और कंप्लीट बायोलॉजिकली, एंड नाउ वी रियलाइज how important is our 3-step rhythmic breathing replacing our personal wrong breathing for all 24 hours of the day। तो ये जो ऊपर सब जो रीजन्स उन्होंने बताया, उसके कारण वो कहते हैं कि भाई हमारा जो अभी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकली कंप्लीट या होल नहीं बना है, उसके कारण ये सब ऑक्टेव जो है वो कंप्लीट नहीं बनते हैं। एयर ऑक्टेव, इनकमिंग इम्पल्स का ऑक्टेव का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा ये अभी बॉडी होल या बायोलॉजिकली कंप्लीट जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। पर कहते हैं कि अगर हम यहाँ 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अगर 24 घंटे हो सकता है और इसका सपोर्ट लेते हैं, तो ये बॉडी जो है वो बायोलॉजिकली कंप्लीट होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे जैसे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बढ़ता जाएगा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, तो ये जो है वो ऑक्टेव जो है वो भी फिर कंप्लीट होते जाएंगे। फूड ऑक्टेव तो चलो कंप्लीट हो गया, पर जो एयर ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है, इनकमिंग इम्पल्स तो हमें पता ही नहीं किस तरह वो ऑक्टेव बनता है, पर वो जो है वो सारी चीज़ें जो नई गतित होती है, वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अगर बिठाते जाते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है। वाई ईटिंग हैज़ टू बी एट पर्टिकुलर आवर्स ओनली एंड द क्वांटिटी लिमिटेड, बिकॉज इफ वी ईट एट करेक्ट टाइम इन अ करेक्ट मैनर, breathe correctly and impose scientific yoga methods and improve our thinking, we need very little food and sleep to be healthy and happy। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ बात है कि भाई आज हमें ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सोना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो है वो खाने पीने का ढंग ठीक नहीं है, उसका जो टाइमिंग ठीक नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी की मात्रा जो है, और अब तो क्वालिटी भी कह सकते हैं कि भाई क्वालिटी की भी मात्रा जो चाहिए, जो न्यूट्रिशियस जो चाहिए, स्वाद वाला नहीं पर जो तबीयत को सुधार सके ऐसा, वो सब हमारे अंदर नहीं है। और दूसरा जो है वो ब्रीदिंग जो है वो हमारा करेक्ट रूप में नहीं है, तो उसके कारण ये जो है हमारा थिंकिंग इम्प्रूव नहीं होता है।
और इसलिए फिर जो है वो हमें ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब अगर इम्प्रूव होता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, थिंकिंग इम्प्रूव होता है, खाने का जो है वो टाइमिंग हम मेंटेन करते हैं और खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है, रात को नहीं खाते हैं, ये सब होते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा स्लीप की और ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और योग का प्रोग्रेस के अंदर ये फर्स्ट स्टेप है, एक जिसको माइलस्टोन कहते हैं, वो है कि जैसे जैसे आपका अच्छा प्रोग्रेस होता जाएगा तो आपका खाना कम होता जाएगा, फिर भी आपके अंदर एनर्जी तो इतनी ही रहेगी खाना कम होने के बावजूद भी। और नींद भी जो है वो 4-5 घंटे के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कई लोगों को तो 8 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। फिर साधना शुरू करते तो 6 घंटे पर आती है, पर और भी फिर कम हो सकती है एडवांस स्टेज के अंदर। तो ये सब जो है वो इस तरह ये सब हम ब्रीदिंग वगैरह प्रॉपर करेंगे तो सब इम्प्रूव होगा और यहाँ कुछ ये होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A human body at 25 years of age is adult in growth, meaning size and structure, that is all the organs, tissues, nerves have reached their adulthood. But this has nothing to do with biological wholeness or completeness, and so the need for food from then on is only for maintenance of the body, नॉट इट्स ग्रोथ। ये तावरिया जी बार बार कहते हैं कि क्योंकि रात को क्यों खाना नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए वो हमेशा कहते हैं कि भाई 25 साल तक एक व्यक्ति जो है, जो बच्चा होता है, जो युवान होता है, वो बढ़ता रहता है, उसका ग्रोथ चालू रहता है, उसके अंदर जो है मसल्स, टिश्यूज़, नर्व्स वगैरह सब बनते रहते हैं और उसके लिए उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 2 टाइम 3 टाइम खा सकता है क्योंकि एक ग्रोइंग पीरियड है। उसके बाद में 25 साल के बाद में अभी जो है उसका बॉडी जो है वो उसका फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाता है और फिर उसको अभी ज़्यादा खाने की या रात को खाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो है जो खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है वो खाली मेंटेनेंस के लिए। जैसे वो एग्जांपल देते थे कि भाई एक बिल्डिंग बनती है या एक फैक्ट्री बनती है तो कितना स्टील की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फैक्ट्री बनती है या बिल्डिंग बनती है। पर एक बार वो बन जाता है फिर उसको मेंटेनेंस के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम। इसी तरह हमारा बॉडी एक बार कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, उसके बाद में बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो हम बार बार खाने की है वो एक हैबिट है और दूसरा उसमें साइकोलॉजिकल वो ज़्यादा है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड बन जाती है, न कि वो फिज़िकल नीड है। बट इनकरेक्ट ब्रीदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग हैबिट्स क्रिएट लेस एनर्जी एंड ऑल्सो नॉट ऑफ द करेक्ट टाइप एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज़ हायर देन व्हाट इट शुड बी अदरवाइज बिसाइड्स बीइंग कंज्यूम डिसप्रोपोर्शनेटली। अब ये एक उल्टी बात है कि हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा नींद लेते हैं, फिर भी जो हमारी एनर्जी जो डेवलप होनी चाहिए वो तो कंपैरेटिवली कम होती है। तो वो एक उल्टी बात हो जाती है कि ज़्यादा खाया, ज़्यादा नींद लिया, फिर भी हमारे अंदर जो स्फूर्ति, ताकत वगैरह आनी चाहिए वो नहीं आती है। उसका कारण यही है कि इनकरेक्ट ब्रीदिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग हैबिट, ये चारों की जो गलत हैबिट्स है, गलत आदतें हैं, वो हमारे अंदर एनर्जी को कम प्रोड्यूस करती है और हमारे अंदर जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का वो उससे ज़्यादा है। जितनी एनर्जी बनती है उससे तो उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए फिर जो है वो ये एक इम्बैलेंस अंदर हो जाता है। Hence the body of an average person needs food more and more often and longer hours of sleep, both recommended on scientific grounds
बट नॉट नेसेसरी एंड इवन इनकरेक्ट। तो इसीलिए ये जो प्रोपोर्शनेट जो है नहीं, इसलिए क्या होता है कि एवरेज पर्सन जो है, एक सामान्य आदमी, वो बार बार ज़्यादा खाता ही रहता है और लंबे समय तक नींद लेता है। और साइंस उसको रेकमेंड भी करती है। साइंस कहता है भाई कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, दिन में 3-4 बार खाना चाहिए। तो ये जो साइंस जो रेकमेंड करती है, पर यहाँ तावरी जी कहते हैं कि वो कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऑन द कॉन्ट्ररी ये इनकरेक्ट है, वो गलत है। तो बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है और न कोई लंबा समय तक सोने की ज़रूरत है। तो यहाँ समय हो रहा है कंप्लीट, यहाँ हम रुकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में यही 15th मीटिंग जो है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।